असाइनमेंट रहेगा तो चलो आज कर दूंगा, फिर हो गया, सबका रहेगा। चलो, तो अब हमें क्या करना है, आज एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। और वो नया टॉपिक हम क्यों पढ़ेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं और मुझे क्या काम करना है, इन सारे एम्प्लॉयज की जो सैलरीज हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम में स्टोर करूंगा। लेटर सपोज पहले वाले एम्प्लॉय की सैलरी है 12,000, तो मैंने कोई एक वेरिएबल लिया और इसमें उसकी सैलरी को स्टोर कर दिया। दूसरा एम्प्लॉय, इसकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया और इसमें इसकी सैलरी को स्टोर कर दिया। अब लेटर सपोज इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एम्प्लॉय हुई, तो इन 100 एम्प्लॉयज की सैलरीज को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 100 वेरिएबल्स प्रोग्राम में क्रिएट करने हैं। तो मैंने 100 वेरिएबल्स को प्रोग्राम में क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इन सबको कोई ना कोई सैलरी जो होगी वो उनको दे दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम सैलरी को फाइंड करना है, मैक्सिमम सैलरी को फाइंड करना है, और सारी सैलरीज को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में मुझे प्रिंट करा। तो ये काम कैसे करेंगे, और साथ में मुझे ये भी बताना है कि टोटल एक्सपेंस सैलरीज के ऊपर कितना आता है, सैलरी पर कितना एक्सपेंस किया जा रहा है, ये भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पाइथन को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम पहले मिनिमम निकालने की बात करते हैं। तो अगर दो वेरिएबल में मिनिमम मुझे पता करना हो तो मैं इफ लगाऊंगा, इफ S1 इज लेस देन S2। इसका मतलब है S1 छोटा है किससे, S2 से। लेकिन अभी S1 अगर ये ट्रू आता है तो सिर्फ ये पता चला कि S2 से छोटा है, लेकिन S3 S4 S5 S6 और भी तो वेरिएबल्स हैं 100। तो क्या मुझे सबके साथ कंडीशन लगा के कंपेयर करना पड़ेगा, आंसर इज यस। तो आपको 100 कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि क्या S1 S3 से भी छोटा है, क्या S1 S4 से भी छोटा है। अच्छा, अब मान लीजिए अभी आप 100 वेरिएबल्स हैं क्योंकि 100 एम्प्लॉयज हैं। क्या होगा, अगर 1000 एम्प्लॉयज हों ऑर्गेनाइजेशन में तो आप 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर कंपैरिजन 1000 करेंगे क्योंकि हर वेरिएबल का रिमेनिंग वेरिएबल से कंपैरिजन होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ मिनिमम निकालने के लिए इतना कोड बनाना पड़ेगा, अभी आप मैक्सिमम की बात भी करेंगे, फिर इन सबको आप एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसका लॉजिक लिखेंगे। तो ये टेंस पे इम्पॉसिबल सा हो जाएगा कि अगर आप ऐसे अलग अलग वेरिएबल का यूज करके इस काम को करते हैं तो टेंस तो इम्पॉसिबल सा ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे करें इस काम के लिए, तो इस काम को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कलेक्शन या कंटेनर, कलेक्शन या कंटेनर टाइप। मधुर तो नहीं आया अभी, ऑनलाइन तो वो भी चेक कर लेंगे। अरब नहीं है और नीतीश नहीं है, गुलाम नबी। कलेक्शन या कंटेनर टाइप, कलेक्शन या कंटेनर टाइप क्या कहते हैं कि जब भी आपको बहुत सारी वैल्यूज को मैनेज करना है तो एक तरीका तो यही है कि आप अलग अलग वेरिएबल में मैनेज करिए। दूसरा तरीका यह है कि उन वैल्यूज को आप एक सिंगल यूनिट में मैनेज कर सकते हैं, एक सिंगल बंडल की तरह आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मान लीजिए मुझे 100 लोगों को पाइथन पढ़ानी है, ठीक है। तो एक तरीका यह है कि मैं एक एक घंटा सबको दे दूंगा, तो एक एक घंटा मैं सबको दूंगा तो भी 24 घंटे ही होंगे मेरे पास, दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा, है ना।
एक तरीका ये है कि सर आप अलग अलग टाइम क्यों दे रहे हो सबको, एक बैच बना दो, सबको पाइथन ही तो पढ़नी है। तो मैं अब सबको एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। आपका बैच हो गया, तो जो बैच है वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। तो मैं बैच को पढ़ा रहा हूँ, जो आएगा पढ़ेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट को फोकस ना करके एक बैच को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सेम अप्रोच यहाँ पर आ रही है कि आप एक एक वेरिएबल को फोकस ना करें, आप क्या करें, एक बैच बना लें बहुत सारी वैल्यूज का। तो बैच को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, कलेक्शन या कंटेनर टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो पर्पज होता है, इनका पर्पज होता है कलेक्शन या कंटेनर टाइप्स का, टू मैनेज group of values as single unit या बंडल। तो जब भी बहुत सारी वैल्यूज को एज ए सिंगल यूनिट की तरह मुझे मैनेज करना है, तो मैं पाइथन में कलेक्शन टाइप या जिनको कंटेनर टाइप्स कहा जाता है इनका यूज करता हूँ। तो पाइथन में कुछ कंटेनर टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। कॉमनली यूज कंटेनर टाइप, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, एटसेट्रा और भी। ठीक है, तो ये हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले क्या है, हमारे कलेक्शन टाइप। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, अगर ये सब एक बैच को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे अगर एक कंटेनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सब में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस होगा कि किसी में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होगी, किसी में नहीं होगी, किसी के अंदर इंडेक्सिंग होगी, किसी में इंडेक्सिंग नहीं होगी। तो ये अलग अलग इनके क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी सबकी। ठीक है, तो आपको जब जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उससे मैच करता हुआ कंटेनर टाइप आप अपने कोडिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिस्ट के साथ। लिस्ट कंटेनर टाइप क्या होता है, तो अगर हम लिस्ट कंटेनर टाइप की बात करते हैं, तो लिस्ट ऐसा कंटेनर टाइप है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आप रख सकते हैं। सपोज डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे अभी आपका जो एग्जांपल चल रहा था, उस एग्जांपल में एम्प्लॉय की सैलरी आपको स्टोर करनी थी। अब एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर 10,000 है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और की सैलरी भी कितनी हो सकती है, 10,000 हो सकती है। दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज हमें चाहिए। तो लिस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं। तो लिस्ट बनाते समय उन्हें नहीं पता था कि आप सैलरीज को स्टोर करेंगे, वो तो एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो सपोज डुप्लीकेट वैल्यू, इंडेक्सिंग एंड स्लाइस। तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग भी होती है, स्लाइसिंग भी होती है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ी थी, उसी तरह से अगर लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज रख दी जाएं, तो किसी इंडिविजुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं, उसी तरह से हम लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में अगला पॉइंट बताया गया, मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। दैट मीन अगर मैंने लिस्ट के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स को स्टोर करा, 10, फिर 20, फिर 30, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसी ऑर्डर में मुझे मिलेंगे। तो जिस ऑर्डर में मैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट को रखूंगा, जब मैं लिस्ट से एलिमेंट को फैच करूंगा, तो उसी ऑर्डर में ही फैच होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इट इज म्यूटेबल या मॉडिफाइबल, अनलाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता था, जब भी आप कोई चेंज करते थे
तो एक नई कॉपी बन जाती। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता था, हर बार एक नई कॉपी आपकी बनती थी। लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में क्या होगा, आप जो भी चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, नई कॉपी बार बार आपकी नहीं बनती। तो हम क्या बोलते हैं, लिस्ट इज म्यूटेबल या लिस्ट इज मॉडिफाइबल। अगला पॉइंट है इटरेबल। लिस्ट इज इटरेबल। इसका मतलब यह है कि जैसे हम स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को इटरेट कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करते हुए, उसी तरह से लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट को फॉर लूप से इटरेट किया जा सकता है। एक तो तरीका इंडेक्स पे जा जाकर एक एक एलिमेंट के पास आप चले जाओ, दूसरा तरीका इंडेक्स पर जाने की जरूरत नहीं, आप लिस्ट को फॉर लूप को दे दो, फॉर लूप एक एक एलिमेंट को इटरेट अपने आप करता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है सर सिंटैक्स। क्या लिखें ऐसा प्रोग्राम में कि हमारा लिस्ट बनकर तैयार हो जाए, कोई तो सिंटैक्स होगा हमारा। तो पाइथन ने लिस्ट का सिंटैक्स बनाया स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को पाइथन में क्या बोला जाता है, लिस्ट कहा जाता है। जब ये आपको बताया जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को हम लिस्ट कहते हैं, तो क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आता है कि सर अभी कल ही पढ़ रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को इंडेक्स ऑपरेटर के साथ, इसमें इंडेक्स लिखते थे और किसी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए हम इसका यूज कर लेते थे। आज आप बता रहे हैं कि लिस्ट होता है हमारा। तो ये जो बातें हैं ये पहली बार आपके सामने नहीं हो रही हैं, ऐसा आप कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या मीनिंग होता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि इसका मीनिंग अर्थमेटिक एडिशन होता है, क्योंकि आपने इसका मीनिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी पढ़ा हुआ है ना। तो एक सिंबल के एक से ज्यादा बिहेवियर पाइथन में आपने कई बार देखे भी हैं। जैसे प्लस का देखा, एस्ट्रिक का भी देखा है। दो नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर होगा तो रिपीट कर देगा स्ट्रिंग को उतनी बार। ठीक है, इसी सीरीज में स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर भी आता है। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के पाइथन में कई सारे मीनिंग होते हैं। अभी हम जो मीनिंग पढ़ चुके हैं वो इंडेक्स ऑपरेटर वाला पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लिस्ट वाला इसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं। लेकिन एक पहचान भी है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी ये कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, नहीं। पहले से ही बता दिया गया है कि कब ये लिस्ट कहलाएगा और कब ये इंडेक्स ऑपरेटर कहलाएगा। तो कब बताएगा देखते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू लिखी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसके पहले कोई एक प्रीफिक्स लिख दिया, मतलब कोई वेरिएबल लिख दिया यहाँ पर, तो अब ये इंडेक्स ऑपरेटर, अब ये लिस्ट नहीं, अब ये इंडेक्स ऑपरेटर है। ठीक है, और अगर आपने इसी सिंटैक्स में प्रीफिक्स लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट में तीन इंटीजर लिख दिए, पहला इंटीजर कॉलन, दूसरा इंटीजर कॉलन, तीसरा इंटीजर, तो अब ये स्लाइस ऑपरेटर हो, यही स्लाइसिंग वाला काम करता है। अब ये स्लाइस ऑपरेटर हो। और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर बिना प्रीफिक्स के लिखा तो अब ये ले, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को बिना प्रीफिक्स के लिखा जाए लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यूज किसी भी टाइप की, चाहे इंटीजर चाहे फ्लोट चाहे कोई भी हो, कॉमा लगाकर अगर लिख दी जाए तो भी ये हमारा क्या है, लिस्ट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को हम अभी तक दो तरह से यूज करते थे, इंडेक्स ऑपरेटर की तरह और स्लाइस ऑपरेटर की तरह। दोनों ही केस में स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बिफोर एक वेरिएबल आप जरूर देखेंगे। ठीक है, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के जस्ट बिफोर कोई वेरिएबल नहीं देखते हैं, दैट मींस अब वो कौन है, हमारा लिस्ट। और उसके अंदर कॉलन वगैरह नहीं आएंगे, कॉमा आएगा, मल्टीपल वैल्यूज आएंगी कॉमा से सेपरेट होते हुए हमारा। ठीक है, तो अब अभी मैंने यहाँ पर जो ये लिखा है ये एक लिस्ट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इस लिस्ट को आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए। तो एक वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर किया। तो लिस्ट से जस्ट बिफोर असाइनमेंट सिंबल है, कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तब ये लिस्ट नहीं है।
अब ये इंडेक्स ऑपरेटर या स्लाइस ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, अब ये लिस्ट। ठीक है, अब दूसरा सिंटेक्स क्या हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी वैल्यूज को रख सकते हैं, जितनी चाहें उतनी वैल्यूज को आप यहाँ पर रख सकते हैं। और तीसरा सिंटैक्स होता है लिस्ट बनाने का, लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, उससे भी लिस्ट बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो जनरली ये तीन हमारे सिंटैक्स हैं जो हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। कब कौन सा यूज करना है डिपेंड करेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, अब प्रोग्राम के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, a=10, b=5, c=20। अब मुझसे कहा गया कि सर इन तीन वेरिएबल में सबसे छोटा वेरिएबल क्या है ये बताओ, सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है वो बताओ, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है वो वैल्यू बताओ। तो बिना इफ एल्स के कैसे करें, इफ एल्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल में मैनेज ना करके एक लिस्ट में मैनेज कर लेता हूँ तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों वेरिएबल को रख लिया। अब और भी वैल्यू रखनी है तो अभी भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सीधा वेरिएबल ही आएंगे, आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हो, मना नहीं है। तो आपने इसके अंदर अपनी वैल्यूज को रख दिया तो इसमें टोटल 6 वैल्यू आ गई। थी में तीन डायरेक्ट रखी हैं और बाकी की तीन पहले से थी वेरिएबल में रखी हुई, उनके थ्रू हमने लिस्ट में स्टोर कर लिया, उसका फर्क नहीं पड़ता। और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लिस्ट को, इस पूरी लिस्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स दे दिया, तो एक्स नाम की एक लिस्ट बन गई। अब इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं टाइप फंक्शन लगाकर कि भाई जो एक्स है वो किस टाइप का हमारा वेरिएबल है। तो जब इसे चलाया तो हमने देखा ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें फिर से 8 लिख दिया, तो डुप्लीकेट एलिमेंट आ गए इसमें, कोई प्रॉब्लम, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी लिस्ट है। उसके बाद मैंने कहा इन सबको प्रिंट करा के दिखाओ, एक्स को प्रिंट करो। तो जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यू रखी है उसी ऑर्डर में आउटपुट में आएंगी। इसका मतलब होता है ऑर्डर मेंटेन कर। तो पहले 10 क्योंकि एक ही वैल्यू है, फिर 5, फिर 20, फिर 8, फिर 30, 11, 8, सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैंने लिस्ट में वैल्यू रखी थी उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट अलाउड है, दिख रहा है, ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ये दिख रहा है हमारे लिए। उसके बाद अगर मैं इस लिस्ट से सबसे छोटी वैल्यू पता करना चाहूँ तो मुझे कोई इफ एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। मिन नाम का एक फंक्शन होता है, मिन फंक्शन कह रहा है कि आप मुझे कोई से कंटेनर दे दो, चाहे लिस्ट दो, टपल दो, सेट दो, कोई भी दे दो, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी मैं उसको लाकर आपको दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट दी। अब मिन फंक्शन इस लिस्ट के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है लाकर आपको दे देगा भाई, कोई इफ एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं होता, कलेक्शन मैंने नहीं बनाया होता और ये मैंने जो 6-7 वैल्यूज हैं, कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इन सातों में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने का कोड मुझे लिखना पड़ता तो मैं कई सारे इफ एल्स लगा चुका होता, प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस सबको उठा के मैंने कहाँ रखना है, एक लिस्ट में रखना। अब चाहे इसके अंदर 4 वैल्यू हो चाहे 40 वैल्यू, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से मिन फंक्शन है इसी तरह से मैक्स नाम का फंक्शन भी होता है। सबसे बड़ी वैल्यू लिस्ट में कौन सी है हमारी, 30। इसी तरह से लिस्ट के एक और फंक्शन है, इसका नाम है सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं इस लिस्ट की एक कॉपी बना दूंगा। मतलब ये सॉर्टेड फंक्शन एग्जिस्टिंग लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेगा, कॉपी बनाएगा, और जो कॉपी बनकर आएगी उसमें
असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े क्रम को कहते हैं। 5, 8, 8, 10, 11, 20, 30। और अगर सर मुझे डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे सॉर्टेड फंक्शन को कि आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना लिस्ट को और फिर उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देना। तो कॉमा यहाँ लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू, तो रिवर्स नाम से एक और आर्गुमेंट पास करेंगे सॉर्टेड फंक्शन में। तो इस बार एक नई कॉपी जो बनेगी उसमें सॉर्टिंग करने के बाद एलिमेंट को रिवर्स भी कर दिया जाएगा, तो देखने वालों को फील आएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के एलिमेंट को मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है। अगर मुझे ये पता करना है कि इस लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उन सबका सम कितना है, तो सम नाम का फंक्शन है, उसमें लिस्ट पास करते हैं। तो क्या करेगा, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू सबको जोड़कर रिजल्ट आपको देगा। तो अगर ये सैलरीज होती है एम्प्लॉय की, तो इन सबका सम टोटल एक्सपेंस आ जाता, कितना खर्चा हो रहा है सैलरीज का। मिनिमम सैलरी आ गई, मैक्सिमम सैलरी आ गई, सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। जो मैंने आपसे कहा था करने के लिए 5 लाइन के प्रोग्राम में पूरा हो गया। और अगर ये हम नहीं पढ़ते लिस्ट कॉन्सेप्ट के लिए तो ये हमसे 500 लाइन में भी शायद ना होता। 5 मिनट क्या हो सकता, 5 घंटे में भी नहीं होता हमसे, क्योंकि हमें बहुत सारे इफ एल्स लगाने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता कि सही लग भी गए कि नहीं लगे। ठीक है। चलिए अब लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, इस बात को समझ। तो इंडेक्सिंग करने के लिए इंडेक्स ऑपरेटर आएगा। इंडेक्स ऑपरेटर में इंडेक्स लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने -1 लिख दिया। और प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, कोई वेरिएबल। तो अभी तक हम प्रीफिक्स में स्ट्रिंग वेरिएबल लगाते थे क्योंकि हम स्ट्रिंग पर इंडेक्सिंग कर रहे थे। इस बार हम लिस्ट पर इंडेक्सिंग करेंगे, तो प्रीफिक्स में लिस्ट टाइप का वेरिएबल आएगा, दैट इज। तो इस लिस्ट के सबसे आखिरी इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा वो लाकर आपको दे दिया जाएगा। इंडेक्स जैसे स्ट्रिंग के अंदर आते थे सेम मैनर में हमारा लिस्ट के अंदर चलते हैं। दोनों तरफ के इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, और लास्ट से भी स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं शुरू की तरफ, -1, -2, -3 ऐसे कर 30 तो फिर से बताएं। ये 0 इंडेक्स पर हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स पर हो गया, सेकंड पर हो गया, थर्ड पर हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, -1, -2, -3। तो इस लिस्ट के हम किस इंडेक्स की वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, सबसे लास्ट इंडेक्स की। सबसे लास्ट इंडेक्स पे कौन है मेरा, उसके बाद हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि लिस्ट इज इटरेबल। अगर मैं लिस्ट के एक एक एलिमेंट को इटरेट करना चाहता हूँ तो एक तो तरीका है कि मुझे कई बार इंडेक्स पर जा जाकर ये लगाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका है शॉर्टकट कि आप लूप लगाइए फॉर आई इन एक्स। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, जो एक्स लिस्ट है उसको इटरेट कर देगा, एक एक एलिमेंट आई में लाता जाएगा हर इटरेशन पर। आप उन्हें प्रिंट कराएं या जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट के इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। और एक पॉइंट आपने सर और बताया था कि लिस्ट हमारी कैसी होती है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। मतलब लिस्ट में ऐसा नहीं है कि जब भी कोई ऑपरेशन करोगे तो कॉपी बनेगी, जैसे सॉर्टेड वाला करा तो एक कॉपी बन गई, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉपी बनेगी। कई बार या ज्यादा बार ऐसा ही होगा कि लिस्ट एग्जिस्टिंग ही चेंज हो जाती है, कॉपी उससे नहीं बनती है। तो उसके लिए अलग प्रोग्राम एक बना लेते हैं जिसमें लिस्ट एक म्यूटेबल है, उस कॉन्सेप्ट को। तो मान लीजिए मैंने इनिशियली लिस्ट के अंदर दो वैल्यू रखी 10, 20, या चलो कुछ रखा ही नहीं, ये भी देख लेंगे। तो ये एक लिस्ट बन गई, और ये लिस्ट कैसी बन गई आपकी, एम। ठीक है। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या था, जिस समय लिस्ट क्रिएट हो रही थी उस लाइन पर ही आपने सारे एलिमेंट को उसके अंदर स्टोर कर दिया था। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, लिस्ट जिस लाइन पर बनी है उस लाइन के बाद हम और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं उसी लिस्ट, कोई कॉपी नहीं बननी चाहिए।
ऐसा करने के लिए लिस्ट के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के मेथड थे लोअर, अपर, स्टार्ट विद, एंड विद, उसी तरह से लिस्ट के अपने कुछ मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड होता है जिसका नाम है अपेंड। तो एक्स डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या पास करेंगे, वो एलिमेंट जो लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। तो अगर लिस्ट में पहले से कोई एलिमेंट होते तो लास्ट में ये वाला एलिमेंट ऐड हो रहा जो अभी आप ऐड करने का, लेटर सपोज मैंने यहाँ 5 तो और अपेंड करना है, तो एक्स डॉट अपेंड मान लीजिए 10 कर दिया, एक्स डॉट अपेंड आपने कुछ और कर दिया। अब आप अगर प्रिंट करा के देखेंगे तो ये एलिमेंट इसी ऑर्डर में आ गए, 5, 10। चलिए फिर से अपेंड करोगे तो लास्ट में आ जाएगा। तो जब भी एलिमेंट अपेंड होता है तो लिस्ट के लास्ट में जाके हमारा वो ऐड हो जाता है। अब कई बार मेरी नीड ऐसी होगी कि मुझे स्पेसिफिक पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड करना है, तो अपेंड की जगह पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट मेथड आपसे दो चीजें पूछेगा। पहला, इंडेक्स, किस इंडेक्स पर इंसर्ट करना है, मैंने कहा 0 इंडेक्स पे कर। और एलिमेंट, क्या इंडेक्स, क्या एलिमेंट आपको इंसर्ट कर। तो इसका मतलब होगा लिस्ट के 0 इंडेक्स पर 100 इंसर्ट हो जाएगा। अब ये बताओ, जिस पॉइंट पर आप ये कोड चला रहे हैं उस पॉइंट पर लिस्ट में 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, 5। तो 5 क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, 5 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा। सारे एलिमेंट एक एक हमारे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, एक एक करके राइट शिफ्ट हमारा हो जाएगा। 100, 5, 10, 3। अच्छा, मान लीजिए मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया, मुझे ना अब 0 इंडेक्स पर 100 नहीं 50 चाहिए, और आगे के प्रोग्राम के लिए चाहिए। जहां तक मैं लिस्ट को चला चुका हूँ वहां तक जो था वो सही है, बट आगे के प्रोग्राम में अब 0 इंडेक्स पर मुझे 50 चाहिए, और जो पहले से एलिमेंट है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। उसके लिए असाइन कैसे करेंगे, लिस्ट, लिस्ट के जिस इंडेक्स पर आप जाना चाहते हैं वो इंडेक्स लगाइए, तो 0 इंडेक्स असाइन कर दीजिए। तो ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। तो इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो 50 से रिप्लेस हो जाएगा, कोई शिफ्टिंग वाला काम नहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा एक्स, तो 100 की जगह क्या गया हमारा 50 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिस्ट में एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर सकते हैं यूजिंग अपेंड, किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट, और किसी भी पोजीशन का यूज करते हुए एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरह से हम लिस्ट को यूज करते हैं, और ये तीनों ही ऑपरेशन इस बात को प्रूव करते हैं कि लिस्ट इज मॉडिफाइएबल। किसी भी ऑपरेशन में एक नई कॉपी लिस्ट की क्रिएट नहीं हुई है, उसी लिस्ट में बार बार क्या होते जा रहे हैं, चेंज आपके होते जा रहे हैं। जिस तरह से लिस्ट के अंदर एलिमेंट को हम बाद में ऐड कर सकते हैं, क्या डिलीट भी कर सकते हैं। मेरे पास कोई लिस्ट है, मुझे एलिमेंट को वहां से डिलीट करना है, आंसर इज यस। आप लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें पहले से कुछ एलिमेंट हैं। अब मुझे क्या करना है, ये रही लिस्ट, मैंने प्रिंट करा दी। मुझे इसमें से 30 को रिमूव करना है, तो लिखेंगे एक्स डॉट रिमूव। तो रिमूव नाम का मेथड है, और रिमूव मेथड आपसे पूछता है एलिमेंट, क्या आप हमें एलिमेंट दो। वो एलिमेंट अगर है तो रिमूव कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो एरर दे देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट आप लिस्ट में से रिमूव करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि वो एलिमेंट होना चाहिए। तो सर चेक कैसे करें कि वो एलिमेंट है या नहीं।
तो जैसे स्ट्रिंग में करते थे मेंबरशिप ऑपरेटर इन का यूज करके, वैसे ही लिस्ट में भी हम यूज कर सकते हैं इन का यूज। तो इन ऑपरेटर के थ्रू किसी भी एलिमेंट को हम सर्च कर सकते हैं कि वो लिस्ट का पार्ट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, मैं तो वो भी देख लेता हूँ। देखो, मान लो आपने लिखा 30 इन एक्स, क्या 30 एक्स में है? अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर क्या 300 एक्स में है? फॉल्स। तो अब जब आप एलिमेंट रिमूव करने जा रहे हो, एक्स डॉट रिमूव, तो पहले इन लगा के चेक कर लो, ठीक है, कि आप जो रिमूव करने जा रहे हो वो है या नहीं। अगर वो है तब आप इसको रिमूव करना, वरना रिमूव मत करना, ठीक है। एग्जिस्टिंग लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अब 30 रिमूव होने के बाद 40-30 के पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि 30 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, देखो 30 डिलीट हो गया और 30 की जगह पर 40-50 ये सब एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है, नॉट बाय यूजिंग एलिमेंट वैल्यू बट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मुझे ये पता है कि इस पोजीशन का एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, वो एलिमेंट की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता है। जैसे अभी आपको 30 पता था, आपको इससे मतलब नहीं है वो कहाँ पर है, 30 जहां होगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर 30 कई बार हुआ तो सबसे पहली बार जहां आएगा वहां से डिलीट होगा, ना कि जितनी बार आता है हर बार डिलीट हो जाएगा। क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, तो जो एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो अगर वो कई बार होता है तो वो हर जगह से डिलीट नहीं होगा, सिर्फ पहली बार जहां आया है उस पोजिशन से डिलीट होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब ये 30 कहाँ से रिमूव होगा? पहली बार कहाँ पाया था? यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से रिमूव होगा, यही होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट को रिमूव बाय इंडेक्स करूँ, नॉट बाय एलिमेंट वैल्यू करूँ, तो डेल ऑपरेटर होता है। डेल ऑपरेटर में हम लिस्ट के साथ वो इंडेक्स लिखेंगे जिस इंडेक्स के एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। लिख दिया मैंने एक्स ऑफ, मान लीजिए 0, तो क्या करेगा, 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। कौन सा है वो, कोई भी। ये मेथड है, जब भी हम मेथड या फंक्शन यूज करते हैं तो उसके आगे पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और ये इंडेक्स ऑपरेटर है। जब भी हम इंडेक्स ऑपरेटर यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज करेंगे। तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट जब हमारा रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सब लेफ्ट की तरफ हमारे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पर 10 था, 10 यहाँ से रिमूव हो गया, 20 इधर आ गया, एक एक सारे एलिमेंट हमारा लेफ्ट की तरफ हमारे शिफ्ट यहाँ पर हो गए। तो इस तरह से अगर मुझे लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं यूजिंग रिमूव मेथड, यूजिंग डेल ऑपरेटर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? रिमूव मेथड एलिमेंट वैल्यू से एलिमेंट को डिलीट करता है, और डेल ऑपरेटर लिस्ट के इंडेक्स पर जाकर एलिमेंट को रिमूव करता है। दोनों ही केस में जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट होते हैं लेफ्ट की तरफ हमारा, ठीक है। अच्छा, लास्ट एलिमेंट अगर डिलीट होगा तो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। लास्ट एलिमेंट अगर डिलीट कर रहे हो तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो, मेरे पास दो लिस्ट है, एक एक्स लिस्ट है और एक वाई नाम की लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों लिस्ट के एलिमेंट को कंबाइन करके एक तीसरी लिस्ट में लाया जाए।
डिलीट और रिमूव में क्या डिफरेंस है, 4 बार मैंने बोल दिया है, रिकॉर्डिंग घर जाके देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा ना। मैं 5 बार फिर बोल देता हूँ। रिमूव मेथड एलिमेंट वैल्यू से डिलीट करता है, और डेल ऑपरेटर इंडेक्स पे जाके डिलीट करता है। अगर मैं दो लिस्ट के एलिमेंट को कंबाइन करके तीसरी लिस्ट में लाना चाहता हूँ, तो फिर से प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा। तो प्लस ऑपरेटर का तीसरा बिहेवियर लिस्ट के साथ भी चलती है। जब हम प्लस को दो लिस्ट के साथ यूज करते हैं, तो उन दोनों लिस्ट को ये मर्ज कर देता है, और ऐसा करके तीसरी लिस्ट बनाता है। उन दोनों में कोई चेंज नहीं होती। तो एक्स और वाई के एलिमेंट जेड नाम की एक लिस्ट में हमारे आ जाएंगे। पहले कौन से एलिमेंट नजर आएंगे आपको, एक्स वाई, उसके बाद कौन से आएंगे, वाई। अगर मैं लिखता जेड इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो जेड में पहले वाई के एलिमेंट आते, उसके बाद फिर हमारे एक्स आते। तो इस तरह से प्लस का तीसरा बिहेवियर भी हम लोग यहाँ पर देख 10 20 30 40 50। ठीक है, तो लिस्ट को हम इस तरह से कॉन्केट कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट को अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग की तरह, तो यहाँ भी किया जा सकता है। जैसे मैं लिखा यहाँ पर, मान लीजिए के नाम से एक लिस्ट बना दी, और लिख दिया मैंने यहाँ पर x मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब है x के अंदर जो एलिमेंट है 10 20 30, ये एलिमेंट 3 बार रिपीट होंगे। यानी कि 10 20 30 कॉमा 10 20 30 कॉमा 10 20 30। और ऐसा होने पर एक नई लिस्ट क्रिएट होगी, और वो नई लिस्ट मैंने के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली। तो एस्ट्रिक क्या करता है, एस्ट्रिक हमारा जिस लिस्ट के साथ आप यूज करेंगे, उस लिस्ट को उतने ही टाइम रिपीट कर देगा जो आपने यहाँ पर इंटीजर नंबर लिखा हो, और ऐसा करके एक नई लिस्ट बनाएगा। तो आउटपुट में के को देखेंगे तो शायद बेटर समझ में आएगा। ये है एक्स नाम की लिस्ट। अब आपने उसका मल्टीप्लाई करा 3 टाइम, दैट मीन्स एक्स के एलिमेंट को 3 बार आप रिपीट करेंगे एक लिस्ट के अंदर। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और ऐसा करके एक नई लिस्ट बनेगी मेमोरी में। वो मैंने के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एक्स को मैं प्रिंट कराऊंगा आगे, तो एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, एक्स जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से प्लस और एस्टेरिस्क लिस्ट के साथ भी चलते हैं, और इनका सेंस लगभग वैसा ही है जैसा स्ट्रिंग के साथ हमारा होता था। जैसे दो स्ट्रिंग पर प्लस लगाने से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, उसी तरह से दो लिस्ट के बीच में प्लस लगाने से दो लिस्ट मर्ज हो जाती है। जिस तरह से एक स्ट्रिंग के साथ एस्टेरिस्क लगाते हैं और एक इंटीजर साथ में होता है, तो वो स्ट्रिंग उतने टाइम रिपीट हो जाती है। सेम लिस्ट के साथ भी हमारा ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बना सकते हैं? अभी हमने जितने प्रोग्राम्स बनाए, इन सारे प्रोग्राम्स में लिस्ट में हम जो भी एलिमेंट्स रखते हैं, वो अपनी तरफ से पहले से ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यूजर से इनपुट लें और यूजर से इनपुट लेकर हम अपनी लिस्ट बना पाए। आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनिशियली हम क्या करते हैं, एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। अभी हमारे पास लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी एलिमेंट आएगा यूजर से इनपुट पहले लिया जाएगा। ठीक है, अब यूजर से इनपुट हम इंटीजर टाइप के एलिमेंट को ले लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया एंटर एलिमेंट। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट आएगा हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब इस ई में जो वैल्यू आई है वो है जो यूजर से इनपुट हुई है। अब हमें इसकी वैल्यू को कहाँ पहुंचाना है, एक्स में पहुंचाना है। तो अब एक्स में कोई भी एलिमेंट ऐड करने के दो तरीके पढ़ाए थे मैंने, एक है अपेंड और एक है इंसर्ट।
तो अब बेटर कौन सा रहेगा, अपेंड बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं एलिमेंट आए और लास्ट में जाके ऐड हो जाए। और अगर आप स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट भी सही रहेगा, ये आपको देखना आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर अपेंड का यूज कर रहा हूँ, एक्स डॉट अपेंड, यूजर से एलिमेंट आया और आके लिस्ट में ऐड हो। सर एक ही आया, आपने प्रोग्राम एक का ही तो बनाया था, अपने आप थोड़ी कुछ हो जाता है, जितना प्रोग्राम लिखा जाता है उतना ही तो आउटपुट में नजर आता है ना। तो अब हम सोच रहे थे सर 3 एलिमेंट आएंगे, तो जो सोचते हैं उसका कोड लिखना होता है, तभी तो आउटपुट में वो होता है, सोचने से होने लगे तो फिर क्या है ना? तो अब इस काम को मुझे 3 बार करना होगा। एंटर एलिमेंट, सर इस तरह से मान लो अगर मैं 50 एलिमेंट ऐड करूंगा तो आप तो प्रोग्राम की लेंथ बहुत बढ़ा देंगे। अब आप देखो लूप आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, जब एक ही काम को बार बार करना है तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लूप लगाओ ना। तो लिस्ट थोड़ी बोलेगी कि लूप लगाओ, ये तो आप सोचो, लिस्ट के अंदर तो कॉन्सेप्ट है अपेंड होता है, आप अपेंड के थ्रू एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। अब अपेंड को लूप में चलाओगे या डायरेक्ट लिखोगे वो आप देखो, आपकी सोच है कैसे सोचते हो आप कोड के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं इस काम को बार बार कर रहा हूँ तो मैं एक ही बार लिखूंगा, लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, 3 बार लूप चलेगा, एलिमेंट 3 बार आएगा, तीनों बार अपेंड हो जाएगा, हो जाएगा। 5 बार चाहिए तो रेंज में 5 ले जाना, 10 बार चाहिए तो रेंज में 10 ले जाना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं कि यूजर से ही पूछते हैं कि बताओ कितने एलिमेंट चाहिए लिस्ट। अब ये बताओ, ये जो लूप है, इस लूप में कहाँ पर आपने वो लिखा है कि लूप कितनी बार चल रहा होगा, ये रहा नंबर। तो ये नंबर हम पहले से ना लिखकर यूजर से ही पूछ लें, है ना। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ लिख दिया, एक इंटीजर टाइप का इनपुट और ले लिया, एंटर साइज ऑफ लिस्ट। अब आपने जो भी साइज आया वो एक एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और यहाँ पर रेंज में पास कर दिया, और अच्छा प्रोग्राम हो गया। जी मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, बताओ कौन से 5 चाहिए। जब मैं आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ा दूंगा तो हम लिस्ट में एलिमेंट किसी फाइल से लाकर भी स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ा दूंगा, तो डेटाबेस के अंदर टेबल में डेटा रखा हुआ है, वहां से लाकर हम डेटा लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है रियल लाइफ में कि मैनुअली हम लिस्ट में वैल्यू स्टोर करें, कब तक करोगे, कहाँ तक करोगे। और ऐसा भी नहीं होगा जो मैंने अभी करा है, ऐसे इनपुट कराओगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन हजारों एम्प्लॉय होते हैं, कहाँ तक इनपुट कराते रहो। तो ज्यादा बार दो तरह की चीजें मिलती हैं, या तो फाइल में डेटा पड़ा होता है उठाओ रीड करो लिस्ट में ले आओ, या फिर डेटाबेस के टेबल में डेटा पड़ा होता है वहां से रीड करो लिस्ट में ले आओ। ये तो बस सीखने के लिए हो गया हमारे लिए, अभी दोनों चीज हमने पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लिस्ट के ऑपरेशंस को फोकस करते हैं कि अगर एक बार लिस्ट मेरे हाथ में आ गई तो हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे लिस्ट कैसे बने उससे फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट का एक और कॉन्सेप्ट, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जनरली हेडिंग से ही पूछ लिया जाता है ना, बाकी वो मैंने हेडिंग वेडिंग नहीं डाले, सीधे नाम लिख दिया, अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, यूजर एलिमेंट आ गया, है ना, कॉन्कैट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसको मैंने एक हेडिंग का नाम अलग से दिया, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि जनरली इंटरव्यू के अंदर ये हेडिंग के नाम से पूछा जाता है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन आता है आपको, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये कुछ है, अच्छा टॉपिक। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने का एक तरीका है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने का एक तरीका होता है। और इस तरीके में आप एक फॉर लूप का यूज करते हैं, एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि सारा खेल एक लाइन में हो जाता है।
एक ही लाइन होगी, उस एक लाइन में लूप भी चलेगा, उस एक लाइन में आपका लॉजिक भी लग जाएगा, और उसी एक लाइन में आपकी लिस्ट बनकर भी तैयार हो जाएगी। अभी जो प्रोग्राम मैंने बनाया था यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाने का, 5 लाइन का प्रोग्राम बनाए, अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सीख लेता हूँ तो यही प्रोग्राम एक लाइन में बनकर तैयार हो जाए। सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम है पाइथन में, यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाना लूप का यूज कर। किसी और लैंग्वेज में एक लाइन में तो फॉर्मेलिटी पूरी होती है, जैसे सी में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट है, अभी कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ एक लाइन में पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाएगा, देखना पहले सीख लो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का पहले एक बार सिंटैक्स देखते हैं। ये वेरिएबल हो गया इक्वल टू एक्सप्रेशन, और ये आपका फॉर्म। ये इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब ये समझ में अभी कम आएगा, मैं इसको भी लिख देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई, और लिस्ट को बनाकर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब लिस्ट कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो हमसे कहा गया कि आप एक लूप लगाइए और आई इन रेंज, मान लीजिए मैंने 1 to 5 का लूप लगाया, तो ये रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 4 तक बनेगी हमारी। अब हमसे कहा गया इसके आगे आपको इंडेंटेशन देकर ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर फॉर लूप का जो भी लॉजिक है वो फॉर लूप से पहले लिख दो, और वो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी। तो मैं लिखते हैं यहाँ पर आई मल्टीप्लाई आई, हो गया हमने, हाँ। अब देखो लूप पहली बार आई की किस वैल्यू के लिए इटरेट करेगा, 1 के लिए। तो लूप के हर इटरेशन पर ये एक्सप्रेशन चलेगा। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। ऑटोमेटिकली यहाँ से जो रिजल्ट बना वो इस लिस्ट में अपेंड कर दिया जाए, आपको अपेंड मेथड कॉल करने की भी जरूरत है। ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन का रिजल्ट लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। तो लिस्ट में बना आ गया। अब लूप अपना अगला इटरेशन करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, होगी 2। फिर एक्सप्रेशन चलेगा, कितना हो गया, 2 into 2 4, अब 4 जाके अपेंड हो गया लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट में 2 एलिमेंट आ गए, 1 आ गया, और अब कॉमा कौन आ गया, 4 आ गया। अब आई की अगली वैल्यू क्या होगी लूप में, 3। ये देखो ना, वहां पर जो हम ये सिंबल यूज कर रहे थे, यहाँ पर एक लिस्ट थी और एक इंटीजर था। यहाँ पर ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू 3, 3 into 3 9 अपेंड हो गया, 4 into 4 16 अपेंड हो गया हमने, बस हो गया, एक लाइन में लिस्ट बनकर तैयार हो। अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, सिंपल आई। तो जो भी आई की वैल्यू होगी भाई सीधा कहाँ जाकर प्रिंट हो जाएगी, एक्स में। तो इस बार जो लिस्ट बनी होगी लाइन नंबर 7 पर जो प्रिंट हो रही है, उसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1 2 3 4। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू अपेंड करने वाला भी हो सकता है। जैसे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर एलिमेंट, और हम जानते हैं इनपुट फंक्शन जो भी आएगा स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं लिस्ट में स्ट्रिंग एलिमेंट रखना चाहता हूं तो मैं स्ट्रिंग भी रखता हूँ। तो अब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये एक्सप्रेशन चलेगा, उतनी बार यूजर से इनपुट आएगा। इनपुट किसी वेरिएबल में नहीं मिल रहा है, सीधा कहाँ जाके अपेंड हो जाएगा, लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। तो ये एक लाइन का प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेगा और लिस्ट में जाके अपेंड करता रहेगा, एंटर एलिमेंट। तो अब मैंने अपने प्रोग्राम में जो भी इनपुट लिया है उसको इंट में कन्वर्ट तो करा नहीं है, स्ट्रिंग भी रखा है। तो आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, सोनू मोनू पिंटू पिंटू
तो लिस्ट इंटीजर एलिमेंट की हो सकती है, लिस्ट फ्लोट एलिमेंट की हो सकती है, लिस्ट स्ट्रिंग एलिमेंट की भी हो सकती है, मिक्स भी कर सकते हो। लिस्ट में 2 इंटीजर, 2 फ्लोट, 2 स्ट्रिंग ऐसे लगा सकते हो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। जनरली हमें लिस्ट जब जरूरत पड़ती है तो तभी पड़ रही होगी जब सारी वैल्यूज एक टाइप की। बैच मैं तभी बनाऊंगा जब सब पाइथन पढ़ने आए हैं। एक पाइथन पढ़ने आए, एक जावा पढ़ने आए, एक डॉटनेट पढ़ने आए, तो एक बैच कैसे बना पाओगे। तो प्रोग्रामिंग में इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अलाउड है, लेकिन आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, ऐसी जरूरत थी कभी रियल लाइफ में कि एक लिस्ट में 2 इंटीजर आ गए, 2 फ्लोट आ गए, क्या मैं कह रहा हूँ उसको देखो, तो ये कॉम्प्रिहेंशन हमारा हो गया। तो अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इसमें एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है, तो मना थोड़ी करेगा पाइथन कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा। आप देखो, आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी जरूरत होगी, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग। बट जनरली ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, ठीक है। लिस्ट को बनाने का एक और तरीका होता है, लिस्ट फंक्शन। ये हमारा लिस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट हो। तो अगर मैं लिस्ट फंक्शन का यूज करके लिस्ट को बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। ऐसे जो लिस्ट बनेगी वो एम्प्टी बनेगी, कोई एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन इसका फायदा तब आप ले सकते हो जब आप रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस के एलिमेंट को लिस्ट में रखना चाहते हो, तो आप लिस्ट फंक्शन के अंदर रेंज फंक्शन पास करते हो। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वही सीक्वेंस के एलिमेंट लिस्ट के अंदर कर दिए जाएंगे। इसका एक और फायदा है, लिस्ट फंक्शन में आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो। इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट बनाकर लिस्ट में रख दिया जाए, ठीक है। तो लिस्ट को क्रिएट करने के कई तरीके मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। आप लिस्ट को क्रिएट करते हैं इनिशियली, उसमें वैल्यू रख सकते हैं कॉमा लगाकर। आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेकर। लिस्ट को आप कॉम्प्रिहेंशन से क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को आप लिस्ट फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिस्ट पर ऑपरेशन पढ़ाई, लिस्ट में एलिमेंट अपेंड करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिमूव करना। उसके बाद फिर मैंने लिस्ट के साथ मिनिमम, मैक्सिमम, सॉर्टिंग, ये सब आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने देखा लिस्ट में इंडेक्सिंग भी चलती है, लिस्ट इटरेबल है, लिस्ट में एलिमेंट लूप के थ्रू इटरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। लिस्ट को कॉन्कैट करना सीखा, लिस्ट को रिपीट करना सीखा। यही सब हमारे लिस्ट के क्या होते हैं, बेसिक बेसिक ऑपरेशन हमारे होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट कल स्ट्रिंग के साइज रह गए थे, मैंने अपलोड नहीं करे थे, तो आज मैं लिस्ट सॉरी स्ट्रिंग के असाइनमेंट आपको दे दूंगा, है ना। उनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इतना रखेंगे आज, कल मिलेंगे। और कल हमारा जो दूसरा हमारा कंटेनर टाइप है, डेट इज टपल, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना चाहते हैं तो हाँ, लेंथ ही पता कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट की अगर आप लेंथ पता करना चाहते हैं तो लेंथ फंक्शन भी इस पे चलता है, ठीक है। लिस्ट के साथ आप जो करना चाहते हैं वो आप ऑपरेशन जो पढ़े हैं वो हम कर सकते हैं। लिस्ट को लूप में लगाएंगे, फिर एक एक एलिमेंट पर आप डिवाइड, मल्टीप्लाई जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लिस्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप, जो मैं समझ पाया कि अगर मैं लिस्ट को भाग कर दूं 5 से तो एरर आ जाएगी। लिस्ट के अंदर इंटीजर एलिमेंट है तो एक एक एलिमेंट को 5 से भाग किया जा सकता है, लूप लगा कर या इंडेक्स पे जा। लिस्ट को आप प्लस कर सकते हो दूसरी लिस्ट के साथ, लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी इंटीजर के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं। एक्सटेंड एग्जिस्टिंग में चेंज कर देगा, तीसरी नहीं बनाएगा। उसके लिए रिप्लेस मेथड आप यूज करेंगे।
मैंने जो रिप्लेस किया था वो असाइनमेंट वाला सिंबल यूज किया था, वो एक इंडेक्स पे किया था। अगर मैं चाहता हूँ पूरी लिस्ट में वो एलिमेंट जहां भी आता है सब जगह रिप्लेस हो जाए, तो फिर आप रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं। या जहां जहां 30 है इंडेक्स पे जाकर मैनुअली जाके आप चेंज करके आ सकते हैं, मतलब एक लॉजिक लगाना पड़ता है।